हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं बाल विकास का ब्लूम की टैक्सोनॉमी और जेरोम ब्रूनन का सिद्धांत। यह आपके 30 नंबर में से कम 2 या 3 क्वेश्चन या 2 या 3 नंबर का टॉपिक हो जाएगा आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ब्लूम की टैक्सोनॉमी की परिभाषा से बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो शुरुआत करते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी शैक्षिक वर्गीकरण प्रणाली है जो सीखने के उद्देश्यों को विभिन्न स्तरों पर में विभाजित करती है। इसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों के द्वारा विकसित किया गया था। यह शिक्षकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर ढंग से समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी की बात हो गई है। ये आगे देखते हैं। टैक्सोनॉमी के जो स्तर बताए गए हैं वो कितने हैं? तो 3 स्तर बताए गए हैं, 3 क्षेत्रों का विभाजित किया गया है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। संज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव, भावात्मक को बोलते हैं अफेक्टिव और मनोगत्यात्मक को बोलते हैं साइकोमोटर। यहाँ तक क्लियर है हमारा टॉपिक। आगे देखते हैं। आपको ध्यान देने योग्य बातें अब आ रही है, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब बिल्कुल ध्यान आपका यही होना चाहिए स्क्रीन पर। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको कॉग्निटिव डोमेन बोलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र को, संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं, जो सरल से जटिल की ओर बढ़ते हैं। कौन से स्तर होते हैं? सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाले स्तर होते हैं। 6 स्तर होते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। पहला स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर है हमारे बीच में ज्ञान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञान की सबसे पहले, नॉलेज की सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं, जिसमें परिभाषा है तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को याद रखना और पुनः प्रस्तुत करना। ये क्या होता है? तो ये ज्ञान होता है। हम इसको नॉर्मली लैंग्वेज में समझें तो आप जो याद करते हो तथ्यों को, किसी की परिभाषा को, किसी की अवधारणा को, किसी के सूत्र को, तो वो सब आपके ज्ञान में कहलाता है। वो संज्ञानात्मक क्षेत्र दिमाग का खेल होता है। यहाँ तक क्लियर है? क्रिया शब्द जो इसके हैं वह हैं पहचानना, परिभाषित करना, सूची बनाना, नाम देना, याद करना या फिर बताना। मैंने आपको बता दिया, जो दिमाग से बातें होती है, जैसे याद करना हो गया, जिसमें आपका संज्ञान लगता है, कॉग्निटिव डोमेन लगता है, वह ज्ञान में आएगा। तो ये पहला हमारा स्तर हो चुका है। 6 स्तरों में से पहला स्तर हमने क्लियर कर चुके हैं। कौन सा? ज्ञान। इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों को याद रखना और वैज्ञानिक परिभाषाओं को बताना, ये ज्ञान में आएगा। ठीक है, दूसरा स्तर देख लेते हैं हम। समझ, कॉम्प्रहेंशन। परिभाषा क्या होती है इसकी? तो जानकारी को समझना और व्याख्या करना परिभाषा होती है समझ की। ठीक है, इसके क्रिया शब्द जो होते हैं उनको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। क्रिया शब्द है व्याख्या करना, संरक्षित करना, वर्णन करना, अनुवाद करना, समझाना, उदाहरण देना। ये इसके क्रिया शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें तो किसी वैज्ञानिक के प्रयोग के परिणामों को समझाना। जैसे किसी ने, वैज्ञानिक ने प्रयोग किया है, ठीक है, तो उसको हम समझा रहे हैं, तो वो आपकी समझ पे बेसिस होता है। ये आपके दिमाग में समझ के रूप में संगठित होगा। यह होगा समझ। किसी साहित्यिक पाठ का सारांश देना, हम जो समझा रहे हैं सारांश के रूप में, वह भी कॉम्प्रिहेंशन में आता है, आपके संज्ञानात्मक विकास में आता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो स्तर है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन का जो स्तर है, इसको देख लेते हैं। तो तीसरा स्तर है हमारा परिभाषा, देख लेते हैं इसकी, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन की। सीखी गई जानकारी को नई स्थितियों में लागू करना। सीखी गई जानकारी को क्या नई स्थितियों में लागू करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं, अनुप्रयोग बोलते हैं। इसके क्रिया शब्द होते हैं लागू करना, उपयोग करना, प्रदर्शन करना, हल करना, गणना करना, निर्माण करना। हम इसको गणित के सूत्रों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कोई सा आपका गणित का सूत्र आपने याद किया है, उसको नई नई परिस्थितियों, नए नए, जैसे संख्या चेंज कर करके बार बार आप उसको यूज़ कर रहे हो, अनुप्रयोग कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो उसको आप अनुप्रयोग के, एप्लीकेशन के उसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर में ले सकते हो। उदाहरण के रूप में हमने बता भी दिया है क्लियर करके कि गणितीय सूत्र का उपयोग करके समस्या को हल करना, वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करके प्रयोग करना। आगे देख लेते हैं। एक और स्तर है जो हमारे बीच में है, वह स्तर है विश्लेषण, एनालिसिस। इसकी परिभाषा के रूप में देखते हैं तो जानकारी को भागों में तोड़ना और उनके बीच संबंधों को समझना। विश्लेषण,
विश्लेषण और संश्लेषण ये एक शिक्षण सूत्र भी होता है, ठीक है। तो विश्लेषण का मीन्स ही होता है तोड़ना। जैसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट के रूप में कोई परिभाषा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करना, उसको समझना, उनके संबंधों को जानना, ये क्या होता है, तो विश्लेषण होता है। अब इसको हम क्रिया शब्द के रूप में देख लेते हैं एक बार। क्रिया शब्द क्या होगा, तो विश्लेषण करना, तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, संबंध स्थापित करना, निष्कर्ष निकालना। तो ये क्या में आएगा, ये विश्लेषण में आएगा, एनालिसिस में आएगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं, किसी साहित्यिक पाठ में पात्रों के व्यवहार का विश्लेषण करना, किसी समस्या के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण करना, ये काय में आएगा, तो ये विश्लेषण में आएगा, एनालिसिस में आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है हमारा टॉपिक। आगे देखते हैं एक और स्तर जो हमारे बीच में है, वो है संश्लेषण, सिंथेसिस। इसका मतलब होता है जोड़ के बताना, किसी समस्याओं के टुकड़ों को जोड़कर उनको समझाना, आपको क्या बोला जाता है, संश्लेषण बोला जाता है। ये हमारा शिक्षण सूत्र भी है, ठीक है। इसको परिभाषा से देख लेते हैं हम। नए विचारों और उत्पादों को बनाने के लिए विभिन्न तत्वों को जोड़ना। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि इसको जोड़ना बोलते हैं, ठीक है। क्रिया शब्द इसके जो हैं वह हैं बनाना, डिज़ाइन करना, विकसित करना, योजना बनाना, लिखना, प्रस्तावित करना और तैयार करना। उदाहरण के रूप में देखते हैं, एक नया वैज्ञानिक प्रयोग डिज़ाइन करना, एक रचनात्मक कहानी लिखना। तो ये काय में आएगा, संश्लेषण में आएगा, सिंथेसिस में आएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला स्तर है उसको देख लेते हैं, जो कि है मूल्यांकन, एवल्यूएशन। इसकी हम परिभाषा से देखते हैं शुरुआत से। तो परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा होगी जानकारी के मूल्य और गुणवत्ता का आकलन करना क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका क्रिया शब्द देख लेते हैं हम। तो क्रिया शब्द में पहला देखते हैं, मूल्यांकन करना, आलोचना करना, तुलना करना, औचित्य सिद्ध करना, निर्णय लेना, समर्थन करना और चुनना। ये काय में आएगा, तो ये मूल्यांकन इवैल्यूएशन में आएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं, तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की वैधता का मूल्यांकन करना या फिर किसी साहित्यिक कार्य की आलोचना करना। तो ये काय में आएगा, ये मूल्यांकन में आएगा। या तो हम उसकी आलोचना कर लेंगे, या तुलना कर लेंगे, या फिर निर्णय ले लेंगे, समर्थन कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे, या चुनना हो जाएगा। यह किस में आएगा, तो ये मूल्यांकन इवैल्यूएशन में आएगा। तो ये हमारा स्तर हो गया है कौन सा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का 6 स्तर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो क्षेत्र है भावात्मक, और बचा हुआ है एक साइकोमोटर, ठीक है, क्रियात्मक बोल सकते हैं उसको। तो भावात्मक क्षेत्र को हम देख लेते हैं। हम अफेक्टिव डोमेन बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, तो अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक क्षेत्र जो है भावनाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण से संबंधित होता है। तो भावात्मक का मतलब हो सकता है, हम बोल सकते हैं उसको हमारे भाव से रिलेट होता है। ये किससे होता है, भाव से रिलेट होता है ये, ठीक है। इसको हमने 5 स्तरों में बांटा है। जैसे संज्ञानात्मक को हमने 6 स्तरों में बांटा था, तो भावनात्मक को हमने 5 स्तरों में बांटा है। पहला स्तर है ग्रहण करना, रिसीविंग। इसमें देख लेते हैं हम, बिल्कुल शॉर्ट है ये, तो मैं इनको बिल्कुल क्लियरली समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, आराम से आप इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते होंगे। मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा अगली वीडियो में, तब बिल्कुल आप इनको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रहण करना, रिसीविंग बोलते हैं, पहला स्तर देख रहे हैं, इसको समझा देते हैं। तो ध्यान देना और जागरूक होना क्या होता है, तो ग्रहण करना कहलाता है। ध्यान देना और जागरूक होना ग्रहण करना कहलाता है, रिसीविंग बोलते हैं उसको। दूसरा स्तर है प्रतिक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग बोलते हैं इसको। सक्रिय रूप से भाग लेना और प्रतिक्रिया देना, किसी विचार के बारे में हमारी कैसी प्रतिक्रिया है, यह हमारे भाव के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, भाव को निर्भर करती है। तीसरा स्तर देख लेते हैं, मूल्य निर्धारण, वैल्यूइंग, किसी चीज़ को महत्व देना और उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाना, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मूल्य स्तर हो चुका है। चौथा और पांचवा स्तर देख लेते हैं। चौथा स्तर है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, मूल्यों को व्यवस्थित करना और प्राथमिकता देना, यह हमारा चौथा स्तर होगा, संगठन, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्तर होगा चरित्र निर्माण, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो मूल्यों को अपनी जीवन शैली में एकीकृत करना क्या होता है, चरित्र निर्माण होता है। जैसे कोई अच्छे मूल्य हैं तो उनको मैं अपनी जीवन शैली में लाऊंगा, तो ये इससे मेरा चरित्र निर्माण होगा। और अगर मैं गलत मूल्यों को लाऊंगा अपनी जीवन शैली में, तो इससे मेरा चरित्र बिगड़ेगा, ना कि बनेगा। यहाँ तक हमारे 2 क्षेत्र कंप्लीट हो चुके हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक। अब हम देख लेते हैं साइकोमेटर,
साइकोमोटर, जिसको हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक क्षेत्र या फिर बोलते हैं क्रियात्मक क्षेत्र। तो तीसरा क्षेत्र हम देखने जा रहे हैं कौन सा, साइकोमोटर, जिसमें हमारा ब्लूम की टेक्सोनोमी से फ्री होएंगे अपन। ठीक है, देख लेते हैं तीसरा क्षेत्र कौन सा है, साइकोमोटर। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। मनोगत्यात्मक क्षेत्र शारीरिक कौशल और समन्वय से संबंधित है। इसमें 5 स्तर शामिल होते हैं। कितने स्तर, तो 5 स्तर शामिल होते हैं। पहला है अनुकरण, इमिटेशन बोलते हैं इसको। दूसरे के कार्यों की नकल करना, क्या होता है, दूसरों के कार्यों की हम नकल कर लेते हैं अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। अनुकरण कहीं में आएगा, साइकोमोटर में आएगा, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक में आएगा। ठीक है, पहला स्तर कंप्लीट। दूसरा स्तर है हेर फेर या फिर मैनिपुलेशन। ठीक है, निर्देशों का पालन करते हुए कार्यों को करना। किसी ने हमें निर्देश दिए हैं, उसको हम पालन, किसी ने जो हमें निर्देश दिए हैं उनको पालन करते हुए कार्यों को करना क्या होता है, तो ये हेर फेर में बोला जा सकता है या फिर मैनिपुलेशन में बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं परिशुद्धता, प्रिसिशन। तो इसको बोलते हैं, इसको समझा देता हूँ मैं आपको, सटीकता और दक्षता के साथ कार्यों को करना। बिल्कुल सटीक होना चाहिए कार्य और बिल्कुल उसमें दक्ष होना चाहिए। मैं कोई भी कार्य अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरे को दक्षता आनी चाहिए। मैं अगर बाल विकास पढ़ा रहा हूँ, CDP पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें मेरे को दक्ष होना पड़ेगा। आपको सटीक तरीके से सही नॉलेज देनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसको पसंद नहीं करोगे और ये आपके साइकोमोटर डोमेन को ख़राब करेगा, ना कि अच्छा करेगा। उसके बाद अगला स्तर देख लेते हैं हम कौन सा है। तो अगला स्तर है स्पष्टीकरण। क्या है, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण को देख लेते हैं, आर्टिकुलेशन बोलते हैं इसको। विभिन्न कौशलों को संयोजित करना और अनुकूलित करना। अगर हमारे लायक कोई कौशल है तो उसको संयोजित करेंगे और उसको अनुकूलित करेंगे मेरे हिसाब से कि मैं कैसे उसको कर सकता हूँ। ये क्या बोला जाएगा, तो ये स्पष्टीकरण बोला जाएगा। इसको काई में लेंगे हम, तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र में लेंगे, साइकोमोटर डोमेन में लेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं जो लास्ट स्तर है इसका साइकोमोटर डोमेन का, वह है स्वाभाविकरण। क्या है, स्वाभाविकरण। इसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन। कौशल को स्वचालित रूप से करना। क्या होगा, कौशल, किसी मैंने सीखे गए कौशल को अगर मैं स्वचालित कर सकता हूँ, उसको मैं अपने ऊपर यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ सटीकता के साथ, इन सब के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविकरण बोलते हैं। ये मेरा स्वभाव बन जाएगा धीरे धीरे। अगर मैं सीधा होकर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा हूँ तो ये मेरे कौशल के रूप में आएगा और ये स्वभाव में बदल जाएगा धीरे धीरे, ऐसा। तो हमारा तीनों क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक या फिर मनोगत्यात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी का जो महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षण के उद्देश्यों में वह क्या है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा जिससे आपको। ठीक है, तो ब्लूम की टेक्सोनोमी का महत्व है शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करता है। क्या करता है, तो पहला महत्व क्या होगा कि शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करता है। दूसरा उद्देश्य होगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। दूसरा उद्देश्य है विभिन्न स्तरों पर छात्रों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो क्या करता है, तो विभिन्न स्तरों पर छात्रों का ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। तीसरा महत्व क्या होगा, तो प्रभावी शिक्षण योजनाओं को बनाने में मदद करता है। शिक्षक की किस चीज़ में यूज़ करेगा, शिक्षक को यूज़ करना होगा, इसका महत्व शिक्षक को मिलेगा कि प्रभावी शिक्षण योजनाओं बनाने में मदद करता है। चौथा महत्व है इसका छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर इसको क्रियात्मक या साइकोमोटर डोमेन बोल सकते हैं, उसको विकास को बढ़ाता है। तो कौन कौन से विकास को बढ़ाएगा, कौन कौन से क्षेत्र के विकास को बढ़ाएगा, संज्ञानात्मक को भी बढ़ाएगा, राइट, भावात्मक को बढ़ाएगा, राइट, और मनोगत्यात्मक, क्रियात्मक या साइकोमोटर डोमेन के विकास को बढ़ाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ब्लूम की टेक्सोनोमी पूरी मैंने क्लियर कर दी आपके सामने, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ब्लूम की टेक्सोनोमी के बारे में। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो लेके चलता हूँ मैं आपको जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत पर। तो आइए देखते हैं, हम आ गए हैं जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत पर। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर के रूप में लाया हूँ, जिससे बाहर आपका सीटेट में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो गया नहीं है इस थ्योरी के बाहर। और जहाँ तक सीटेट का पैटर्न है, मैं जब तक जान पाया हूँ सीटेट को, तो ऐसा है कि यहाँ से बाहर, इस थ्योरी से बाहर क्वेश्चन जाने का ही नहीं है। मैं आपको जो थ्योरी बताने जा रहा हूँ अब, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका सिद्धांत, जिसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या खोज अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, बच्चों के सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके पर केंद्रित है। तो ये काई पे केंद्रित है ये सिद्धांत? तो बच्चों के सीखने, आपको ये बात पकड़नी है, बच्चों के सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके पर केंद्रित है ये सिद्धांत, ठीक है। और जो जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो खोज अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं हम जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत और डिटेल में। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर्स, ठीक है। ब्रूनर का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, न कि निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका जेरोम ब्रूनर चुटकियों में क्लियर होएगा। मैं बताता हूँ, आपको 3 शब्द याद रखने हैं, ओनली 3 शब्द। ईश, क्या? ईश। ये आप किसी लड़की के नाम या लड़के के नाम से बिल्कुल मैच करके आपको जैसे याद रखना है वैसे रख लीजिए, बट ये याद होना चाहिए EIS, और यही ऑर्डर होना चाहिए EIS का, ठीक है। आपको ये सिद्धांत ऐसे याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा आपको इश्क का क्या मतलब रहेगा, आपका क्या थोड़ी ऐसे क्लियर हो जाएगी, क्या नहीं होएगी, बिल्कुल देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं E, जिसको आप समझने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। कौन सी क्रियाओं के माध्यम से? तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। ये आपको मेन पॉइंट इनके समझने पड़ेंगे, मेन पॉइंट इनके पकड़ने पड़ेंगे, जब जाके आपको क्लियर हो पाएगा। वे वस्तुओं को छूकर, शारीरिक से कर रहा है ना तो बच्चा छुएगा, पकड़कर और उनके साथ खेलकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है अपना। आगे देखते हैं पॉइंट। यह अवस्था जन्म से लगभग 3 वर्ष तक की आयु में होती है। अब जन्म से 3 हो रही है तो ये जीन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में होगी? संवेदी गाँव अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ऐसे अपने को रिलेट कर करके चलना पड़ेगा, तब जाके आपको बाल विकास पूरा याद हो पाएगा, नहीं तो याद होना बहुत मुश्किल हो जाता है बाल विकास। आगे देखते हैं, इसको उदाहरण के रूप में समझा देता हूँ मैं आपको। एक बच्चा खिलौनों को हिलाकर उनकी आवाज़ों को सुनना। अब क्या करता है बच्चा? अब शारीरिक अंगों से ही बच्चा सीख रहा है ना। और जेरोम ब्रूनर मानते हैं कि बच्चा सक्रिय होता है, वो निष्क्रिय नहीं होता है। तो क्या करेगा बच्चा? 0 से 3 साल का है, मतलब जन्म से लेकर 3 वर्ष तक का है, तो वो छूकर पकड़कर और उनके साथ खेलकर सीख रहा है ना। तो क्या करेगा? एक बच्चा खिलौनों को हिलाकर उनकी आवाज़ों को सुनता है। तो सुनना उसकी इंद्रियों से, अर्थात उसकी संवेदी गामक जो क्रियाएँ हैं उनसे बच्चा सीखेगा। तो इनएक्टिव स्टेज हो गई अपनी पहली, कौन सी? E हो गई। उसके बाद देख लेते हैं I मीन्स आइकॉनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। जो दूसरी अवस्था है, देखते हैं, इसको भी क्लियर कर लेता हूँ मैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे छवियों और दृश्यों के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। किस किस के माध्यम से? तो छवियों और दृश्यों के माध्यम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब छवियों और दृश्यों के माध्यम से बच्चा क्यों सीख रहा है? क्योंकि स्टेज कौन सी है? क्योंकि स्टेज है अपनी प्रतिबिंबात्मक, वो बिंब बना रहा है अपने दिमाग में, छवि और दृश्यों को वो अपने अंदर आत्मसात कर रहा है, तब जाके वो आइकन बना पा रहा है चीज़ों का, है ना, तब जाके वो सीख पा रहा है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? दूसरी स्टेज हो गई आइकॉनिक। पहली कौन सी थी आप बताइए, मैं बता देता हूँ आपको। ये थी इनएक्टिव, क्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा कर रहा था, अपना शरीर के अंगों से कर रहा था, शारीरिक क्रियाएँ कर रहा था, तब जाके उसको याद हो रहा था कुछ भी। अब ये हो गई इनएक्टिव। के बाद आइकॉनिक में हमने समझ लिया कि दृश्यों और छवियों और दृश्यों से सीख रहा है। वे मानसिक चित्र बनाते हैं और उनका उपयोग जानकारी को समझने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? जानकारी को समझने और उनका उपयोग चित्र बनाने के लिए करते हैं। यह अवस्था लगभग 3 से 8 वर्ष की आयु तक होती है। तो ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था हो गई बताइए आप? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भैया, दूसरी वाली, जो 2 से 7 वर्ष तक की आयु में चलती थी जीन पियाजे के अनुसार, 2 से 7 वर्ष। और वो 7 बिल्कुल एग्जैक्ट 7 नहीं है, हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। तो ये 3 से 7 8 भी हो सकता है, 2 से 8 भी हो सकता है, ये थोड़ा बहुत चलता है, वो भी कोई बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है।
उसके उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। बच्चा चित्रों को देखकर कहानी बताना सीखता है। चित्रों को देखकर कहानी बता रहा है, उसमें क्या कर रहा था, क्रियात्मक में, इनएक्टिव में, उसमें वो मतलब महसूस कर रहा था अपनी संवेदियों से, मतलब कुछ चीज़ों को पकड़ कर देख रहा था, सुनकर देख रहा था, तब जाके। और इसमें देखकर, चित्रों को देखकर कहानी बताना सीखता है। यहाँ तक हमारी 2 क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद तीसरी देख लेते हैं, जो कि है सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। इस अवस्था में बच्चे भाषा और प्रतीकों का उपयोग करके सीखते हैं। वे अमूर्त अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। किस किस में, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, बच्चे क्या, भाषा और प्रतीक को उपयोग करके, जैसे देखो भाषा, यह ब है, यह क है, तो ऐसे इन चीज़ों को देख देख के भाषा और प्रतीक को, ये प्रतीक ही तो है बच्चे के लिए शुरुआत में, और भाषा ही तो है, वो हमसे जो सुन रहा है वही तो सीख रहा है। तो भाषा और प्रतीकों का उपयोग करके सीखते हैं। वे अमूर्त अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। अब अमूर्ति तो है, मैं ब बोल रहा हूँ, मैं ल बोल रहा हूँ, तो उसको दिख थोड़ी रहा है कि ल का कौन सा साइन बना रहे हैं, ये है ना ल का, तो उसको दिखा तो नहीं था, पर वो अमूर्त अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने में सक्षम होने लग जाता है, ठीक है। अब अमूर्त कब से चालू होती है, जीन पियाजे के अनुसार तो 11 से प्लस में अमूर्त बोलते हैं, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोल दिया, जेरोम ब्रूनर साहब ने, इन्होंने बोला यह अवस्था लगभग 8 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। मतलब 8 साल से जो बड़ा हो चुका है उसके सांकेतिक अवस्था आ जाती है। तो वही अपन रिलेट कर करके याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बच्चा गणितीय सूत्रों का उपयोग करके समस्याओं को हल करना सीखता है। समझ गए हम यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बोनस के लिए नॉलेज दे देता हूँ, जो आपके रीट में भी काम आ सकती है, सीटेट में भी काम आ जाएगी, एमपी के टेट में भी काम आ जाएगी, वर्ग 3 चयन परीक्षा में काम आ जाएगी, हरियाणा टेट में काम आ जाएगी। जहाँ भी केवीएस, एनवीएस, DSSB, जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उनमें आपको काम आएगा। तो ये और देख लीजिए आप। ब्रूनर के सिद्धांत का मुख्य विचार कौन कौन सा है, तो पहला विचार देख लेते हैं, खोज अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को स्वयं का ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखो, ब्रूनर क्या मानते थे, बच्चा सक्रिय खोज करता होता है, वो खुद खोज कर करके सीखता है। तो ब्रूनर ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को स्वयं ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब हमें बोलना चाहिए, मतलब बोलना क्या, हमें बताना चाहिए बच्चे को कि तू खोज कर, आप खोज करो और देखो, खुद खोज करो, खुद स्वयं करो, उसके बाद नॉलेज लो। तो खोज अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग, ब्रूनर का पहला विचार तो ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, संरचना के रूप में दिया गया है, संरचना, स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि सीखने के लिए जानकारी को एक तार्किक और सुसंगत संरचना में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या, तार्किक और सुसंगत संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज़ रख रहे हो तो उसमें तार्किकता आनी चाहिए बच्चे के लिए, और सुसंगत संरचना होनी चाहिए। मतलब कोई अस्त व्यस्त चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमने अगर बलराम लिख रहे हैं तो ये बलराम ही होना चाहिए। हम उसको बोल कुछ रहे हैं, बलराम बोल रहे हैं, राम लिख रहे हैं, लिख कृष्णा रहे हैं, तो ये बच्चे को अस्त व्यस्त की अवस्था में ले जाएगा। तो इसलिए संरचना पे भी ध्यान देना चाहिए। आगे देख लेते हैं, अनुक्रम, सीक्वेंस। ब्रूनर ने सीखने की प्रक्रिया को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के महत्व पर बल दिया। सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ना। अब देखिए, अनुक्रम का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। अगर बच्चा पहली दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं क्लास में है, अब उसको हम सीधा 1, 2, 3 ये ना बता के सीधा उसको बता दें कि पाई का मान होता है 22/7, 3.14, तो ये बच्चा नहीं समझ पाएगा भाई, ये बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो उसको सरल से जटिल अवधारणाओं की ओर ले जाना होता है, तो उसको अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस बोलते हैं उसको जो हम क्रम से निर्धारित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चौथा देख लेते हैं हम, कौन सा विचार था चौथा, प्रतिनिधित्व, ठीक है। प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ब्रूनर का मानना था कि बच्चों को जानकारी को 3 तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बच्चों की जानकारी को 3 तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है क्रियात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक, और तीसरा है सांकेतिक, ठीक है। यह प्रतिनिधित्व हो चुका है।
अब हम देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे बीच में। ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने शिक्षकों को बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाने और उन्हें ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पे हमारा ये ब्रूनर और ब्लूम की टैक्सोनॉमी का टॉपिक ख़त्म होता है, वीडियो क्लियर होती है। मैं अगली वीडियो में आपके लिए ब्लूम और ब्रूनर इन दोनों के प्रश्नोत्तरी 20-20 या 10-10 क्वेश्चन लाने का बिल्कुल ट्राई करूँगा और लाऊंगा ही बिल्कुल, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।